नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त MKS माइसनी। दोस्तों जैसे कि सभी आपको पता है कि हम 11th अध्याय कर रहे हैं, ठीक है। दोष आदि विज्ञान में हमने दोष का कंप्लीट कर लिया। अब आज हम बात करेंगे धातुओं के बारे में। तो ये मैं एक बात बता दूं आपको, जो मैं आपको स्टडी करा रहा हूँ बिल्कुल शॉर्ट है, बिल्कुल मतलब शॉर्ट से शॉर्ट है। इससे शॉर्ट करने की कोशिश मत करना, नहीं तो आप पछताओगे, आपको कुछ याद नहीं रहेगा, ठीक है। तो इससे शॉर्ट करने की भी सोचोगे तो आप समझ लो कि कुछ नहीं कर पाओगे आयुर्वेद में। मतलब ये एकदम शॉर्ट है। आज हम बात करेंगे धातुओं के बारे में। धातुएं जो शरीर का धारण व पोषण करें, धातुएं कहलाती हैं। धारणात धातुएं मतलब जो शरीर का धारण है, पोषण, शरीर को धारण, जैसे कि 7 धातुएं हैं: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। धारण का मतलब क्या, शरीर की जो स्ट्रक्चर बनती है, देखो मांस से भी होती है, रक्त भी होती है, मेद भी होता है, अस्थि भी होता है, मज्जा, शुक्र, ये सब से एक स्ट्रक्चर बनता है, मतलब धारण। और पोषण, जितने भी अपन ग्रहण करते हैं उनसे पोषण प्राप्त होता है, इन धातुओं को पोषण प्राप्त होता है, अपनी बॉडी को पोषण प्राप्त होता है। तो जो शरीर का धारण व पोषण करे वो धातुएं कहलाती हैं। धातुएं कितनी होती हैं? 7। अब हम इस चैप्टर में सबके प्राकृतिक लक्षण, मतलब साम्य अवस्था में होने पर क्या लक्षण करते हैं, अपनी बॉडी पे क्या इफेक्ट करता है, कि भाई अगर रस साम्य है तो क्या करेगा, रक्त साम्य है तो क्या करेगा, और उसके विकृत हानि। विकृत 2 प्रकार की होती है, हानि और वृद्धि। फिर उनकी चिकित्सा कैसे की जाएगी, उस सब के बारे में बात कर रहे हैं इस चैप्टर में, और बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट्स है। आई होप आपको समझ में आएगा। तो पहला पार्ट में पहले बना चुका हूँ, ये सेकंड पार्ट है। तो हम बात करते हैं धातुओं के अविकृत लक्षण, मतलब प्राकृतिक लक्षणों के बारे में। धातुओं के प्राकृतिक लक्षण क्या है, तो इसका श्लोक आपको याद होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं साथ साथ में आपको यही बताता हूँ कि कौन कौन से श्लोक आपको याद है। प्रणम जीवनम लेपनम स्नेहम धारण पूर्ण गर्भोत्पादनम, ऐसे एक श्लोक है, फिजियोलॉजी का भी है, इंपॉर्टेंट श्लोक है। आपको मतलब मेद का भी प्राकृतिक लक्षण पूछे तो वही श्लोक लिखना है, रस का भी पूछे तो वही श्लोक लिखना है, रक्त का पूछे तो वही लिखना है, अस्थि का पूछे तो वही लिखना है। मतलब एक श्लोक कितनों में काम आ रहा है? 7 में काम आ रहा है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है। अब बात करते हैं रस का क्या कार्य है, मतलब शरीर का रस है अपनी बॉडी में, प्रेरणम करता है, रक्त जीवन प्रदान करता है, मांस लेपन करता है, मेद स्नेहन मतलब गीला करता है, अस्थि अस्थि मतलब जितनी भी हड्डियां हैं अपनी बॉडी में वो धारण करती है, मतलब एक ढांचा तैयार करती है ना। मज्जा पूर्ण करती है, मतलब हड्डियों को मजबूत बनाती है। और शुक्र आपको पता है गर्भ उत्पादन, मतलब नए जीव उत्पन्न करने में सहायता करता है। रक्त से जीवन प्राप्त होता है, मांस यानी लेपन, एक तरीके से मसल्स लेपन का तो कार्य करती हैं। मैं आपको एक एक वर्ड बताता हूँ। प्रेरणम जीवनम लेपन स्नेहन धारण पूर्ण गर्भोत्पादन। प्रेरणम मतलब शरीर में ऊर्जावान, जीवन शरीर को मतलब जीवन प्रदान करता है, लेपन बॉडी में लेपन का कार्य करता है, मतलब एक तरीके से आवर्त करता है। मेद का कार्य क्या है, जितने भी स्निग्ध पदार्थ है स्नेहन का कार्य करता है। अस्थि आपको पता है कि ढांचा तैयार करता है, धारण। और मज्जा पूर्ण का कार्य करता है, मतलब हड्डियों के जो अंदर वो रहते हैं ना मज्जा, बोन मैरो, वो पूर्ण करता है। और शुक्र गर्भ उत्पादन काम करता है। ये इसके प्राकृतिक लक्षण है। हम बात करेंगे अब विकृत लक्षण के बारे में। अब विकृत लक्षण 2 प्रकार के होते हैं, वृद्धिजन और क्षयजन। और धातु कितनी है? 7। तो धातुओं के वृद्धि के लक्षण और धातुओं के क्षय के लक्षण क्या क्या हैं वो हम बात करेंगे। रस की वृद्धि हो जाती है। अब देखो यहाँ पे कॉमन सेंस की बात है, आपको रटना कुछ नहीं है। रस का आपको समझ आए कि हाँ लिक्विड सा, तो लिक्विड सा ज़्यादा बढ़ेगा तो मंदाग्नि होगी, ज़्यादा लिक्विड सा स्निग्ध पदार्थ बढ़ेगा गुरुता आएगी, मतलब भारीपन आएगा, आलस्य आएगा, और कफ वृद्धि के समान लक्षण आएंगे। देखो कफ वृद्धि के समान मतलब कफ में क्या होता है, वही है, आलस्य है, गुरुता है, स्निग्धता बढ़ेगी बॉडी में, थकान सी रहेगी, मतलब एकदम सोने का मन करेगा, तो कफ वृद्धि के समान। आपको ऐसे मत लिखना, नहीं लिखना, ऐसे लिखना है कफ वृद्धि के समान, फिर एरो लगा के इसके बारे में भी लिखना है। ऐसे मत लिख देना ओनली कफ वृद्धि के समान। टीचर इतना वो नहीं है कि कफ वृद्धि के समान और कफ वृद्धि के समान अपने आप याद कर लेगा, आपको लिखना है एरो के। तो ये रस की वृद्धि के लक्षण है। अब रस क्षय हो गया, मतलब रस बॉडी में कम हो गया, अपनी साम्य अवस्था से कम हो गया। तो स्पेशल बात है कि भाई रस कम हो गया, अब बढ़ने पर कफ वृद्धि के समान आ रहे हैं, तो घटने पर क्या होंगे? कफ क्षय के समान आएंगे, और या फिर वात के वृद्धि के समान। तो शोष, रुक्षता, थकान, शब्द अशून्यता, ये इंपॉर्टेंट है। शब्द
अशून्यता, मतलब इसका ये इंपॉर्टेंट है पीजी के हिसाब से भी। किसमें शब्द अशून्यता होती है? रस की क्षय होने पर, मतलब सुनाई ज्यादा तेज आवाज का सुनना, न सुनना, मतलब एकदम से ज्यादा तेज आवाज करेगा कोई चिड़चिड़ापन हो जाता है एक तरीके से, ज्यादा ऊंची आवाज नहीं सुन सकता व्यक्ति। जिसमें रस की क्षय है ना, जिसमें रस क्षय हो रहा है, मतलब उसमें कमी आ रही है, वो ज्यादा ऊंची आवाज नहीं सुन सकता। मतलब शब्द अशून्य, शब्द का मतलब है आकाश महाभूत की जो इंद्रिया है, शब्द अर्थ वो। अब आता है रक्त। रक्त का क्या है? पित्त के समान होते हैं सारे गुणधर्म। तो विसर्प, विधर्दी, कफ, लालिमा, अग्निनाश, प्लीहा वृद्धि, गुल्म, कामला, वातरक्त और रक्तपित्त। मोस्टली रोग जो पित्त के से होते हैं ना, पित्त जनित, वो इसमें होंगे, क्योंकि रक्त बढ़ेगा तो एक तरीके से पित्त के समान गुण धर्म बढ़ते हैं। तो रक्त बढ़ने पर विसर्व, विधर्दी, कफ, लालिमा, अग्निनाश, प्लीहा वृद्धि, गुल्म, गुल्म है ये, गुल्फ की जगह, कामला, वातरक्त और रक्तपित्त, ये आपको याद होने हैं। आपको सेकंड ईयर में क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, लेकिन ये आपको याद रखना है कि क्योंकि ये पित्त से होने वाले रोग हैं, तो रक्त बढ़ जाता है तो एक तरीके से पित्त के समान गुणधर्म बढ़ते हैं, तो ये होता है। अब 6 हो गया, अमल, शिशिर, पीवित, रुक्षता और सिरा शैथिल्य। अमल, शिशिर, पीवित, रुक्षता, सिरा शैथिल्य। रक्त की मान लो बॉडी में कमी आ गई, तो अम्ल, शिशिर, पीवित, मतलब एक तरीके से पित्त कम हो गया, तो अम्ल, शिशिर, पीवित, मतलब एक तरीके से अम्ल, शिशिर, पीवित, पीलापन बॉडी से कम, रुक्षता आएगी शरीर में, और सिरा शैथिल्य, मतलब सिर शिथिल हो जाएगा। अम्ल एक तरीके से सहन नहीं होगा। अगर मान लो किसी व्यक्ति में रक्त कम हो जाता है तो अम्ल, शिशिर, पीवित, तो अम्ल के प्रति मतलब जो खट्टे पदार्थ है उनके पदार्थ वो शिथिल हो जाएगा, मतलब शिशिर हो जाएगा। अब आता है मांस। आपको पता है मांस, मसल्स, अगर मांस की वृद्धि होती है तो गलगंड, अर्बुद, वृद्धि, ग्रंथि, अधिमांस और उदर वृद्धि, जितने भी है, मतलब गलगंड हो जाएगा, अर्बुद, गांठें बनेंगी, वृद्धि हो जाएगी शरीर की अतिशय वृद्धि, मांस ज़्यादा बढ़ता है तो, ग्रंथि जगह जगह मतलब मांस फूलने लग जाता है ना, ग्रंथियाँ बन जाएंगी, गांठें बन जाएंगी, अधिमांस मतलब अपनी बॉडी पे जगह जगह फैट जमा हो जाएगा, और उधर वृद्धि, पेट में वृद्धि हो, क्योंकि जब मोटे हो जाएंगे व्यक्ति तो पेट में वृद्धि होगी। इंद्रिय दौर्बल्यता, अब ये इसमें कमी की बात करते हैं। इंद्रिय दौर्बल्यता, गंड, स्पिक, सुस्तता और संधि वेदना, मतलब इंद्रियां दुर्बल हो जाएंगी। इंद्रियां कितनी है? 5 इंद्रियां हैं, ठीक है, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 1 उपेंद्रिय, मतलब टोटल 11 इंद्रियां। तो इंद्रिय दुर्बलता, जितनी भी इंद्रियां काम करना है, देखो मांस कम हो गया तो हाथ पैर कमज़ोर हो जाएंगे, आंखों में दिखना, आंखें अंदर चल जाएंगी, सुनाई कम देगा, ठीक है, बहुत सी प्रॉब्लम होती हैं जो आप इंद्रिय दुर्बलता से आप कोरिलेट कर सकते हो। गंड, स्पिक, सूखता, जो गंड प्रदेश है उसकी जो मतलब सूखता आ जाएगी, क्योंकि मांस सूख गया, वहाँ से मांस की कमी हो रही है। और संधि वेदना, जितने भी जॉइंट्स हैं उनमें जो दर्द स्टार्ट हो जाएगा। अब मेद, मेद की वृद्धि के लक्षण क्या है? मांस के समान ग्रंथि आदि, जो मतलब मांस के समान ग्रंथि आदि उदर वृद्धि होते हैं वो संभव होंगे। थोड़े परिश्रम से थकावट, मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकता, थोड़ा सा काम किया थक जाता है व्यक्ति। श्वास, स्पिक, उदर, स्तन लटकते हैं, मतलब श्वास का रोग हो जाएगा, स्पिक का रोग हो जाएगा, और उदर, और मतलब उदर यानी पेट, और स्तन लटकते हैं, मतलब लटके हुए, मतलब ढीले ढीले हो जाएंगे, ठीक है। पेट जैसे खुला पेट हो जाता है ना, वैसे उसी तरीके से स्तन भी लटक जाते हैं। अब देखो ये स्पेशल आएगा 6 में, प्लीहा वृद्धि, कटी में शून्यता और अंगों में कृशता। अब ये कटी में शून्यता है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्पेशली दिया है। इसका क्या रीजन दिया है आचार्य ने, क्या वो बताया है, लेकिन यहाँ पे बोला है कि कटी में शून्यता, मतलब जो कमर में ना शून्यता हो जाएगी, मतलब संज्ञा नाश हो जाएगा, एक तरीके से कोई सेंसेशन नहीं होगा। अगर मेद का क्षय हो रहा है किसी व्यक्ति में, जरूरत से ज़्यादा हो रहा है, तो उसकी प्लीहा तो वृद्धि हो जाएगी, लेकिन कटी में शून्यता मतलब संज्ञा नाश, एक तरीके से सेंसन लॉस हो जाएगा, कटी यानी कमर में। और अंगों में कृशता, मतलब अंगों में तो सूखापन आ जाएगा, मतलब कमज़ोर हो जाएंगे। देखो जितना मुझे आता है, जितना मुझे मिला है मेरे टीचरों से, जितने मेरे सीनियरों से, उतना मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ वर्डों पे ऐसे गलती हो सकती है, उसके लिए आप मुझे क्षमा करें और कमेंट बॉक्स में बता दिया करो, ताकि और स्टूडेंटों को भी फ़ायदा मिल सके। आगे बढ़ते हैं, अस्थि। अब अस्थि की वृद्धि हो जाती है, मान लो जरूरत से ज़्यादा बढ़ रहा है अस्थि अपने बॉडी में, तो अधि अस्थि और आधे दंत।
मतलब जो कभी किसी व्यक्ति में देखता नहीं कि दो दो दांत एक साथ उगते हैं, आधी अस्थि रह जाती है। मतलब एक तरीके से अस्थि में जितनी हड्डियाँ हैं उनमें मिस फैंचरिंग मतलब कुछ ना कुछ कमी रहती है। और आदि अस्थि वेदना, नख, केस, दंत करना। और अस्थि मान लो कम बन रही है बॉडी में, बनी रही, तो जितने भी अपने बॉडी में केस मतलब बाल, दांत और अस्थि वेदना, नख ये गिरने लग जाते हैं। अस्थियों में तो शून्य वेदना तो होगी मतलब दर्द होएगा, नख मतलब नाखून, केस यानी बाल और दंत का गिरना, ये तीनों चीज़ गिरने लग जाती हैं। अब ये तो आपको याद होना चाहिए, कॉमन से, मैं कोई कोटेशन कोई श्लोक नहीं बता रहा, लेकिन आपको जब फिजियोलॉजी में जाओगे ना आप, तो इनके सारे वृद्धि छेदन और छेदन के लक्षण, ये इनके आपको कोटेशन याद होने चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब आयुर्वेद में यही तो है सब कुछ इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं मज्जा। नेत्र व अंगों में गुरुता। अगर मान लो मज्जा में वृद्धि होती है तो नेत्र व अंगों में गुरुता मतलब आंखें भारी भारी हो जाएंगी, और अंगों में जो बहुत सारे जो इंद्रियां हैं, हाथ पैर हैं, उनमें गुरुता भारीपन सा आ जाएगा। पर्वों में स्थूल मूल वाली असाध्य फुंसी का होना। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये जो स्पेशल आता है ना कैरेक्टर, वो इंपॉर्टेंट होता है। कि जैसे कि असाध्य फुंसी का होना, पर्वों में स्थूल मूल वाली, मतलब एक तरीके से असाध्य जो मतलब फुंसियाँ ठीक ना हो, अगर मज्जा ज़्यादा वृद्धि हो जाएगा तो जो फुंसियाँ होने लग जाती हैं। अब आता है 6 के ब्रह्म अस्थि शोषरी, आंखों के सामने अंधेरा होना। देखो यहाँ पे तो है नेत्रों में गुरुता वृद्धि में, और यहाँ पे क्या है आंखों के सामने अंधेरा हो जाता है, मतलब कुछ दिखाई नहीं देता, अंधेरा छा जाता है ना कुछ ब्लैक होल की तरह, उस तरीके से भ्रम पैदा होता है व्यक्ति में। अलग अलग तरह के भ्रम होते हैं, जैसे कि कोई बुला रहा है, कोई सुन रहा है, कुछ अजीब अजीब सुन रहा है। अस्थि शोषरी मतलब अस्थियाँ खोखली हो जाती हैं, मतलब कोटर होते हैं ना, ऐसे कोटर बने हो रहते हैं, उस तरीके अस्थियाँ खोखली हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं। अब आते हैं शुक्र अति कामता, शुक्र अस्मरी मतलब व्यक्ति अति कामुक हो जाएगा। एक तरीके से अपन बोलते हैं ना अति एक्टिविटी, सेक्सुअल एक्टिविटी कुछ ज़्यादा ही करेगा। और शुक्र अस्मरी, और मतलब शुक्र में कुछ व्याधियाँ उत्पन्न हो जाएंगी। शुक्र अस्मरी, शुक्र में मतलब पत्रियाँ समान जैसे पतलियाँ बन जाएंगी, मतलब एक तरीके से गांठें बन जाएंगी शुक्र में, किसी व्यक्ति के सीमन में गांठें बनने लग जाती हैं, उसको शुक्र अस्मरी। शुक्र क्षरण देर से और रक्त का आना पीड़ा। अगर शुक्र की क्षय है किसी व्यक्ति में तो शुक्र का क्षरण देर से मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी करते समय शुक्र नहीं निकलेगा, और रक्त का आएगा, जब निकलेगा तो रक्त के साथ आएगा, और निकलते समय दर्द होगी, मतलब एक तरीके से शुक्र क्षय के लक्षण है। ये व्यक्ति मतलब जरूरत से ज़्यादा मास्टरबेशन करते हैं, उनमें ये पीड़ा देखने को मिलती है। कभी कभी उनके रक्त आता है या पीड़ा होती है। चिकित्सा, अब इनको देखो चिकित्सा, ये एक एक वर्ड की चिकित्सा है। आपको जब आप चिकित्सा स्थान पढ़ोगे चरक संहिता का, वहाँ भी आपको डिटेल में बताएगा। और जब आप रोगियों के ट्रीटमेंट करोगे तो चिकित्सा ही काम आएगी, क्योंकि अपन स्टडी क्यों कर रहे हैं, चिकित्सा करने के लिए स्टडी कर रहे हैं, डॉक्टर बनने के लिए स्टडी कर रहे हैं। तो आपको ये याद होना चाहिए। स्पेशली रस की वृद्धि हो जाती है, मान लो एक तरीके से रस की वृद्धि हो रही है, तो अपन को चिकित्सा क्या करानी है भाई, जरूर से ज़्यादा रस बन रहा हो लंघन कराओ। लंघन अलग अलग तरीके से होता है, व्यायाम से होता है, व्रत से होता है, उपवास से होता है, ठीक है, सूक्ष्म भोजन से होता है, लघु भोजन से होता है। इस तरीके से लंघन कराओ तो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। अब मतलब रस 6 तो भ्रमण कराओ, तो गुरु स्निग्ध आहार वाले भोजन कराओ जो कफ को बढ़ाएं, ऐसे कुछ भोजन कराओ जिससे व्यक्ति मोटा हो, ठीक है। अब रक्त है, रक्त की ज़्यादा वृद्धि हो रही है, बहुत ज़्यादा रक्त बन रहा है, तो रक्त स्राव कराओ या फिर विरेचन कराओ, क्योंकि रक्त क्या किसके समान है, पित्त के समान। जैसे कि आप सभी को पता है कि रक्त के गुणधर्म किसके समान है, पित्त के समान। और पित्त की बेस्ट चिकित्सा कौन सी होती है, विरेचन। कब की होती है, बमन, और पित्त की होती है विरेचन। तो रक्त स्राव कराओ और विरेचन कराओ। अगर मान लो मतलब रक्त में वृद्धि हो रही है तो उसकी चिकित्सा क्या है, रक्त स्राव और विरेचन। अगर रक्त का क्षय हो रहा है तो उसकी चिकित्सा क्या है, व्रण, मतलब उसको भी वही कफ वृद्धि के समान वाले आहार विहार खिलाओ। गुरु स्निग्ध भोजन खिलाओ, मतलब घी पिलाओ, मज्जा खिलाओ, मांस रस पिलाओ, ये सारी चिकित्साएं होती हैं रक्त की क्षय पे। मांस की वृद्धि हो रही है, मान लो शस्त्र, मतलब चीर फाड़ करके मांस को हटाओ, मतलब कोई ग्रंथियाँ गांठें बन गई तो उसको हटाओ, शस्त्र क्रिया। छार से काटो, छार गर्म होता है जैसे पाइल्स फिस्टुला में छार गर्म करते हैं। और अग्निकर्म मतलब एक तरीके से बढ़े हुए मांस को हटाना, एक तरीके से शल्य क्रिया होती है, एक तरीके से मांस मतलब बोलते हैं ना गांठों को निकालना, एक सर्जरी,
इस तरीके से बताया कि शस्त्र क्षार अग्निक्रम ये चिकित्सा है मांस की। अगर क्षय हो जाता है तो सबकी चिकित्सा क्या है, व्रण। मतलब मांस किसी व्यक्ति में कम हो गया, अब देखो व्रण कराओ, गुरु स्निग्ध हार सब कुछ खिलाओगे तो सिंपल सी बात है, रस ज़्यादा बनेगा, रस ज़्यादा बनेगा तो रक्त बनेगा, रक्त से मांस बनेगा, मांस से मेद बनता है, मेद से अस्थि बनती है, तो कोरिलेटेड है। तो वही चिकित्सा चलती है इसमें 6 में। अब आता है मेद। मेद बढ़ा हुआ है मतलब भारीपन हुआ है शरीर में तो लंघन, वही चिकित्सा की। क्योंकि वृद्धि कब होती है, जब रस ज़्यादा बनेगा तो रक्त भी ज़्यादा बनेगा, रक्त ज़्यादा बनेगा तो मांस भी ज़्यादा बनेगा, मांस भी ज़्यादा बनेगा तो मेद ज़्यादा बनेगा, और मेद ज़्यादा बनेगा तो अस्थि ज़्यादा बनेगी। तो सबकी एक चिकित्सा ये है कि भाई लंघन करा दो, खाना कम खिलाओ, कुछ लघु भोजन खिलाओ, शुष्क भोजन खिलाओ, ताकि रस कम बने तो आगे की धातु भी कम बने। ठीक है, तो लंघन कराओ, उपवास कराओ, उसको व्यायाम कराओ, उसको लघु भोजन खिलाओ, और उसको मतलब कम से कम भोजन दो ताकि वो आराम से जो पहले बना हुआ था वो डाइजेस्ट हो जाए। और अगर कम है तो वही है कि भाई भ्रमण कराओ, जिससे कि अगला वाला धातु भी बनता जाए। सेम चिकित्सा है। अब आता है अस्थि, पंचक्रम और बस्ती। अस्थि की चिकित्सा है अगर वृद्धि होने पर पंचक्रम कराओ। मतलब पंचक्रम, जैसे किसी मैंने पेशेंट देखा था, अभी 11 साल का स्टूडेंट था, बच्चा ही था, मतलब वो 11 साल से ट्रीटमेंट ले रहा था, मतलब 5 साल से वो 18 साल का हो गया, तब तक उसने ट्रीटमेंट लिया, लेकिन उसकी जो हड्डियाँ थी बाकी मतलब मुड़ी हुई थी जगह जगह से, ना हाथ सीधा होता था ना पैर, लेकिन उसकी पंचक्रम चिकित्सा से विद इन 1 मंथ ट्रीटमेंट से उसकी हड्डियाँ ऑटोमेटिक धीरे धीरे हमने पंचक्रम किया, उसका अभ्यंग, स्नेहन, जितने भी संवेदन, जितने भी कर्म थे उसके, पिंड संवेदन जितने भी थे हमने वो किए धीरे धीरे, तो वो ठीक होने लगा। तो पंचक्रम और बस्ती चिकित्सा की जाती है अस्थि में, क्योंकि अस्थि में वात का स्थान है, और वात की चिकित्सा कौन सी है बेस्ट, बस्ती। और तुम आपने सुना होगा अस्थि धातु का आश्रय आश्रयी भाव वात के साथ, तो उसी तरीके से बस्ती का यहाँ योगदान हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने आपको बताया जो। तिक्त द्रवों से बस्ती, दूध और घृत। अगर मान लो 6 हो गया, ओके, मतलब अस्थि का 6 हो गया, तो तिक्त द्रवों से बस्ती दूध, मतलब जो तिक्त द्रव है, तिक्त द्रव वाले बने जैसे नीम, बबूल, जितने भी जो अपन दातुन करते हैं वो तिक्त रस वाले ही तो होते हैं, उन सबों का मतलब बस्ती दूध, उनसे उस दूध की बस्ती देनी चाहिए और घृत पिलाना चाहिए व्यक्ति को। अगर तो वह मतलब ये चिकित्सा है। मज्जा, मज्जा ज़्यादा बढ़िया तो वही लंघन, मधुर तिक्त अन्न, शोधन, मैथुन, मद और निद्रा, ये याद करना आपको इंपॉर्टेंट है। बाकी सब तो यहाँ सेम था है, लेकिन मधुर तिक्त अन्न, अगर मान लो किसी व्यक्ति में मज्जा 6 हो गया, मज्जा कम हो गया, तो उसको मधुर वाले रस और तिक्त रस वाले अन्न खिलाओ। तो मधुर में तो वही है मीठा, और तिक्त में जैसे कि अपन नीम की तिथि कड़वा, मीठा और कड़वा जैसा मिला के भोजन खाना चाहिए। शोधन कराना चाहिए, मैथुन कराना चाहिए उसको, और मद मतलब यानी शराब दारू जो भी होती है, निद्रा, उसको नींद दिलानी चाहिए, उसको सुलाना चाहिए आराम से। धातु क्षय वृद्धि का कारण, धातुओं के क्षय और वृद्धि का क्या कारण है अब देखते हैं। हमारी काय अग्नि मतलब जाठर अग्नि का एक ही अंश धातुओं में धातु अग्नि के रूप में स्थित होता है। देखो धातु अग्नि मतलब अग्नि 13 प्रकार की होती है, पंच महाभूत 7 धातुओं की, और एक जठर अग्नि 7 × 5 12 और 1 13, तो उनमें 7 धातु अग्नि होती है। ओके, धातु अग्नि धातुओं को पचाती है, ये बात भी सही है। धातु अग्नि जब मंद होती है तो धातुओं की वृद्धि होती है, करेक्ट बात है। अब आगे देखो, जितनी कम, ये कप की जगह कम कर देना, कम धातु अग्नि होगी धातु उतनी ज़्यादा बनेगी। धातु अग्नि के अति वृद्धि होने पर धातुओं का क्षय होता है, मतलब धातु अग्नि ज़्यादा अति एक तरीके से जरूर से ज़्यादा काम करने लग जाती है ना। देखो एक तो साम्य अवस्था में काम करती है, जितना काम आ रहा है उतना धातु बना रही है, जितना धातु मतलब ज़्यादा छेड़ भी कर रही है, बना भी रही है, सब कुछ साम्य चल रहा है। अगर लेकिन धातुओं के अग्नि की अति वृद्धि होने पर, अब जो क्या धातुओं को पचाती है उस अग्नि की अति वृद्धि हो जाती है, मतलब जरूरत से ज़्यादा कार्य करने लग जाती है, तो धातुओं को ही पचाएंगे, उसका काम ही है धातुओं को पचाना। तो अग्नियों के मंद होने पर धातुओं की वृद्धि होती है, और अग्नि के अधिक होने पर, धातु अग्नि के अति वृद्धि होने पर धातुओं का क्षय होता है। समझ में आया पॉइंट क्लियर? मैं आपको दोबारा से बताता हूँ, जितनी कम धातु अग्नि होगी धातु उतनी ज़्यादा बनेगी, करेक्ट बात है। धातु अग्नि मतलब धातु अग्नि का क्या कार्य है, धातुओं को पचाना। अगर ये धातु अग्नि जरूर से ज़्यादा काम करने लग जाएगी तो ऑटोमेटिक है कि धातुएं ज़्यादा पचेंगे, तो धातुओं का क्षय होना निश्चित है।
तो धातु अग्नि के अतिवृद्धि होने पर धातुओं का क्षय होता है। पूर्व धातुओं के अधिक बनने पर अगली धातुओं भी अधिक बनती हैं। पहली धातु के क्षीण होने पर भी उत्तरोत्तर सभी धातुएं भी क्षीण होती हैं। मैंने आप सभी को यहाँ बताया था ना कि भ्रण 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 क्यों बोला, देखो यहाँ पे बोल दिया इसने पूर्व, क्योंकि रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि मज्जा, मज्जा से शुक्र। इसी तरीके से अगर रसी कम बना तो रक्त भी कम बनेगा, रक्त से मांस भी कम बनेगा, मांस से मेद भी कम बनेगा। ये मतलब फिजियोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक है। मतलब एक तरीके से प्रसाद रक्तम तत्व मासान मासान अस्थि मज्जा शुक्र, मतलब इस तरीके से एक श्लोक है। मेरे याद नहीं है कंटस, मैं आपको बता नहीं, लेकिन वो कंटस आपको होना चाहिए। जब मैं फिजियोलॉजी बताऊंगा आपको, वो आपको याद होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये लाइन, क्योंकि पूर्व धातु के अधिक बनने पर अगली धातु भी अधिक बनेगी और पहली धातु के क्षीण होने पर उत्तरी सभी धातुएं भी क्षीण होती हैं। हम आज हमने बात कर ली धातुओं के बारे में। पहले वीडियो में हमने बात की थी दोषों के बारे में, सेकंड वीडियो में हो गए धातु। अब तीसरे वीडियो में हम बात करेंगे मल के बारे में और ओज के बारे में। तो इस चैप्टर के अगले पार्ट का वेट करना, मैं जल्दी बनाऊंगा। आई होप आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को दबाना, अपने दोस्त, अपने कॉलेज, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करना। ठीक है, थैंक यू।